सेशन है मेथड ऑफ पेमेंट्स। मेथड ऑफ पेमेंट्स, हाँ, जिसको हम पेमेंट टर्म्स भी कहते हैं। राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितने तरह के पेमेंट टर्म्स है, कौन कौन से पेमेंट टर्म है, तो आज हम जरा वो समझेंगे। सबसे पहले नंबर 1, ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट क्या होता है कि अगर आपके और आपके बायर के बीच डील हो रही है और बायर आपसे कहता है मैं ओपन अकाउंट में पेमेंट लूंगा या पेमेंट करूंगा, पेमेंट लूंगा नहीं पेमेंट करूंगा, तो उसका मतलब ये है क्रेडिट सिस्टम, यानी कि उधारी में वो आपसे उधारी से में आपसे माल मांग रहा है। तो इस टर्म का अगर इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जब आप बाहर से डील कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपसे उधारी मांगी जा रही है। अब उधारी कितने टाइम तक की हो सकती है? अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जा रहे हो तो उधारी का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो है 180 डेज, यानी कि अप्रॉक्स 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा आप जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में उधारी नहीं दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा उधारी आप देते हैं तो आपको आरबीआई का नोटिस आ जाएगा और नोटिस में आपको वैलिड रीजन बताना पड़ेगा। और अगर वो वैलिड रीजन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो आपका जो है ये पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं आरबीआई वाले तो वो आप पे पेनल्टी ठोक देंगे। अब आप कहोगे सर मेरी तो गलती है नहीं, हो सकता है बायर एक्सपायर हो जाए, हो सकता है वो फ्रॉड कर जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट हो या आरबीआई हो, वो यही कहते हैं कि एक्सपोर्ट की पेमेंट सोच समझ के कीजिए, उधारी में मत कीजिए, नहीं तो रिस्क बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली सेकंड, जिसको बोला जाता है टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एडवांस पेमेंट। आप बायर से एडवांस पेमेंट मांग रहे हो, यानी एक्सपोर्टर बायर से, एक्सपोर्टर इंपोर्टर से एक एडवांस पेमेंट मांग रहा है। अब वो एडवांस पेमेंट कुछ भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, या 100% एडवांस भी हो सकता है। तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर में एडवांस पेमेंट की जाती है। इंटरनेशनल टर्म में उसको टीटी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? राइट सर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी भी बोला जाता है। अब इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बताऊंगा, या मैं ऐसा करता हूं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। ये है एक्सपोर्टर, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? ये है एक्सपोर्टर का बैंक, ये है इंपोर्टर का बैंक, और ये इंपोर्टर। अब एक्सपोर्टर कौन हो गया? एक्सपोर्टर हो गए आप, जो कि माल भेज रहा है। एक्सपोर्टर का बैंक कौन हो गया? यानी कि जहां पे आपका करंट अकाउंट है, जहां से आपकी करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी, पेमेंट जिसमें आप रिसीव करोगे। कोई भी बैंक हो सकता है, वो एचडीएफसी भी हो सकता है, आईसीआईसी भी हो सकता है, या एसबीआई भी हो सकता है। इंपोर्टर का बैंक कौन सा हो गया? इंटरनेशनल बैंक हो सकता है, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो सकता है वो सिटी बैंक हो, और लास्ट में इंपोर्टर यानी कि बायर।
सेलर को एक्सपोर्टर भी कहा जाता है और इंपोर्टर को बायर भी कहा जाता है। अब हम मान के चलते हैं कि एक्सपोर्टर यानी आपने ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, गुड्स जो है इंडियन पोर्ट पे डिलीवर कर दी है, यानी कि पूरा माल शिप कर दिया। इनकोटम अगर आपको याद हो, एफओबी मैंने आपको बताया था, शिप तक चढ़ाने तक के सारे खर्चे आपके, तो आपने एफओबी में अपना जो प्रोडक्ट है वो शिप में लोड कर दिया। अब वहां पे लोड करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे। डॉक्यूमेंट्स वाली ये रेड लाइन आप देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ डॉक्स, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए। अब जो इंडियन पोर्ट पे आपने जो शिप जो है लोड करे, तो वो तो फॉरेन कंट्री में पहुंच गया, वहां से शिप होके मान के चलते हैं कि फ्रांस में पहुंच गया। आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे और डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करे, अपने एक्सपोर्टर के बैंक को दे दिए। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। अब एक्सपोर्टर का बैंक हम मान के चलते हैं आपका एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने आपके डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर के बैंक को भेज दिए। यहाँ पे देख रहे हो ब्लू लाइन, ये डॉक्स लिखा हुआ है मैंने। अब इंपोर्टर का बैंक कौन सा हो गया, मान के चलते हैं कि सिटी बैंक है। सिटी बैंक क्या करेगा कि आपके बायर को यानी इंपोर्टर को इन्फॉर्म करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो आप पेमेंट कर दो। ये पेमेंट आप देख रहे हो, तो जब वो पेमेंट करेगा आपका बायर सिटी बैंक को, मान के चलते फ्रांस का बायर था, फ्रांस का बायर सिटी बैंक को जब पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद ही उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स लेके वो फ्रांस के फॉरेन पोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिखा के माल छुड़ा लेगा। जैसे कि आपने सुना होगा, लोग चाइना से इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में, तो डॉक्यूमेंट जब होते हैं तभी तो वो इंपोर्ट कराते हैं। कस्टम क्लियरेंस, माल छुड़ाना जिसको बोला जाता है। तो अब जो पेमेंट जो होगी, डॉक्यूमेंट्स जो है सिटी बैंक ने इंपोर्टर को यानी आपके बायर को दे दिए, जो फ्रांस में बैठा है उसने जाके माल छुड़ा लिया और उसने आप अपने बैंक को पेमेंट कर दी। अब इंपोर्टर का बैंक सिटी बैंक आपके एचडीएफसी बैंक को पेमेंट कर देगा। तो यहां पे आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गई। लेकिन ये इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा सर? डॉक्यूमेंट्स में आपका कमर्शियल इनवॉइस रहता है, पैकिंग लिस्ट रहता है, बिल ऑफ लेडिंग रहता है। तो वो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन की क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। और ये इंडियन पोर्ट देगा अपने को? हाँ, आपको इंडियन पोर्ट देगा ये। ओके। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि इंपोर्टर का बैंक सिटी बैंक ने आपके बैंक को पेमेंट कर दी और आपके पास पेमेंट आ गई, डील क्लोज, डील खत्म। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि ये तो तब है जब आपके बायर ने पेमेंट करी और डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे। मान लो कि डॉक्यूमेंट्स आपने इंपोर्टर के बैंक तक दे दिए और आपके गुड्स फॉरेन पोर्ट पे यानी कि फ्रांस के पोर्ट पे पहुंच गए, लेकिन बराबर। इंपोर्टर की नीयत खराब हो गई। उसके मन में ये आया कि मैं माल ही नहीं लेता, या उसका मन बदल गया, या उसको लगा कि कुछ माल में या डिमांड में या सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रही है तो मैं ले ही नहीं रहा, क्योंकि एक तरह से उधारी हो गई ना ये। उस बराबर। केस में क्या होगा, इंपोर्टर तो भाग गया, आपका माल फ्रांस के पोर्ट में फंस गया क्योंकि वहां तक तो पहुंच चुका है। तो क्या आप फ्रांस में जाके दोबारा माल अपना छुड़वा के वापस इंडिया लेके आओगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ टाइम बाद वो फिर ऑक्शन कर देंगे। अगर कोई माल को क्लेम करने नहीं आएगा तो पोर्ट तो यही करती है ना कि ऑक्शन कर देती है। तो ये पेमेंट टर्म रिस्की है, इसमें काम नहीं करना है।
बहुत बार ऐसा होता है कि जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो इंटरनेशनल बायर आपको कहता है कि आप डीपी में काम कर लो, जैसे ही आपका माल पहुंचेगा मैं पेमेंट कर दूंगा, डॉक्यूमेंट छुड़ा के मैं अपने पोर्ट से माल क्लियर करा लूंगा। लेकिन सेकंड पॉइंट तक तो कोई सोचता ही नहीं है कि भाई अगर वो माल ले ही ना और हमारा माल पोर्ट में फंस गया, फ्रांस तक चला गया, बॉर्डर क्रॉस हो गया, तब हम क्या करेंगे। तो इस वाली पेमेंट टर्म में आपको डील नहीं करनी है, नहीं तो फंस जाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट को हम डीपी भी कहते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट पूछना चाहो तो पूछ सकते हो इस इन तीनों पेमेंट टर्म्स में। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको एलसी कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। अब एलसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अगेन एक्सपोर्टर यानी कि आप, फिर आ जाता है एक्सपोर्टर का बैंक, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ईबी। और इंपोर्टर का बैंक, इसको लिख देता हूं आईबी, यानी कि आपके बायर का बैंक। और लास्ट में आ जाता है इंपोर्टर यानी कि आपका बायर। अब सपोज करो कि मैं आपका बायर हूं, मैं इस टाइम कनाडा बैठा हूं और आप मुंबई में हो, जैसे कि महाराष्ट्र में हो। अब आपके और मेरे बीच जूम मीटिंग में प्रोडक्ट के बीच नेगोशिएशन हो रही है। मान लो कि आप मुझे प्याज बेचना चाहते हो महाराष्ट्र से, और आपके मेरे बीच तकरीबन तकरीबन 10 लाख रुपए की डील हो गई। ठीक है। अब एलसी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी जाती हैं। अब आपके और मेरे भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, जैसे कि पेमेंट क्या रहेगी एलसी में रहेगी, कितना टाइम तक डिलीवरी दे दोगे, कितनी क्वालिटी दोगे, कितनी क्वांटिटी दोगे, सारा आप उसमें मेंशन कर दोगे। अब मैं क्या करूंगा कि एक बैंक के लीगल फॉर्मेट में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट भिजवाऊंगा। तो पहले मैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बनवाऊंगा और अपने बैंक के थ्रू, यानी कि ये जो आईबी है इंपोर्टर का बैंक, यानी कि मेरा बैंक मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है मेरा। तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपके ईबी यानी एक्सपोर्टर के बैंक, मान के चलो कि आईसीआईसी का बैंक है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बनाया है वो एक्सपोर्टर के बैंक यानी कि आपके आईसीआईसी बैंक को भेजेगा, और आपका बैंक आपको कॉल करके बुलाएगा कि आपका एलसी का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, एक बार आप आके चेक कर लो या उसे पढ़ लो। अब इसमें दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन तो ये कि जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे तो आपके और मेरे बीच जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हुई थी, जैसे कि मान के चलो अभी लाइव मीटिंग हो रही है आपके और मेरे बीच, जो जो डिस्कशन हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा हुआ है। तो आपने वो पढ़ा, आपने वो चेक करा, सारी चीजें ओके हैं, तो आप साइन करके उसे अपने बैंक को वापस भेज दोगे। यहां तक क्लियर है? यानी कि आईसीआईसी बैंक को साइन करके आप वापस दे दोगे। यहां तक क्लियर है? यदि रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा। यस सर, यस सर। अब आपका जो बैंक है आईसीआईसीआई, उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को वो कॉन्ट्रैक्ट वापस भेज दिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुझे यानी कि इंपोर्टर को यानी कि बायर को कहेगा कि आपकी एलसी साइन होके आ गई है, अब एलसी ओपन करने का टाइम आ गया। तो अब जितने की भी पेमेंट होगी ना, मान लो 10 लाख रुपए की पेमेंट की हम बात कर रहे थे, तो पहले 10 लाख रुपए वो एज ए गारंटी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुझसे रखवाएगा।
एज ए सिक्योरिटी, तब जाके वो एलसी ओपन करेगा। अब मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा, तब जाके एलसी ओपन होगी। तो एज ए गारंटी मेरी अमाउंट जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ऑलरेडी रख ली अपने पास, ताकि कल को अगर कुछ भी फ्रॉड होता है या कुछ भी इशू होता है, तो आपकी पेमेंट ऑलरेडी जो है यहाँ पे सिक्योर्ड जमा हो चुकी है। ये एलसी ओपन करना मतलब समझ में नहीं आया सर। एलसी ओपन करने का मतलब मैंने बताया ना कि पेमेंट जब मिल जाएगी, हाँ यानी कि मैं अपने बैंक को, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को जब 10 लाख रुपए दे दूंगा, हाँ तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, जिसको हम एलसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको एलसी भी बोला जाता है। ओपन होगा मतलब ओपन मतलब वैलिड हो जाएगा, मतलब वो ओपन हो गया, खुल गया कि 10 लाख रुपए जमा हो गए, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी शुरू हो गई है, मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा तभी वो आगे प्रोसेस में आएगा। अब आप राइट। जो है नॉर्मली आप जो है मुझे मेरे जो है कंट्री कनाडा में माल भेजो। तो जो भी इम्पोर्टर का बैंक है हाँ वो हमारे बैंक को वैसे नोटिस कर देगा कि नहीं देगा कि भाई इम्पोर्टर ने 10 लाख रुपए जो गारंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था वो सिक्योर कर दिया या हाँ, डिपॉजिट कर दिया, बिल्कुल तो वो बैंक को नोटिस देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको इंटीमेशन मिलेगा आपके बैंक को, और वो जब आपके बैंक को इंटीमेशन मिलेगा तो आपका बैंक आपको इंटीमेशन देगा कि वो 10 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए हैं, वो एलसी ओपन हो गई है। जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि एलसी ओपन हो गई है, मतलब राइट प्रोसेस्ड हो गई है। राइट। उसी अब के आप बाद जो हम है, हाँ माल पोर्ट पे डालेंगे। राइट, अब आप जो है माल की प्रोडक्शन करो, या अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो किसी से माल उठा के पैकेजिंग करके तो आप अपने पोर्ट तक दो। पोर्ट से जब मेरी कंट्री कनाडा तक पहुंचेगा तो वही प्रोसेस दोबारा चलेगा। तो एक तरह से एक गारंटीड पेमेंट होती है कि जिसमें आपकी पेमेंट आनी आनी, क्योंकि वो 10 लाख रुपए सिटी बैंक ने ब्लॉक कर दिए बायर के, कि कल को वो पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वाली आपको पेमेंट अब मैं बताया कि अगर नीयत खराब हो गई, किसी की फ्रॉड करने की इंटेंशन है, तो आपकी पेमेंट डूब सकती है। अब लेकिन एक और चीज भी हो सकती है, ये तो आपने पॉजिटिव साइड देखी है एलसी की, राइट लेकिन नेगेटिव साइड क्या हो सकती है कि मान लो कि इंपोर्टर यानी आपके बायर ने जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भेजा, यानी कि पहले सिटी बैंक के पास गया, सिटी बैंक से आईसीआईसी बैंक के पास यानी आपके बैंक के पास गया, और आपका बैंक जब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा, मान लो उसमें कुछ एरर है, आपके हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिसिंग है, तो आप अपने बायर को मान के चलते हैं कि मैं ही आपका बायर हूं, तो आप मुझे कॉल करोगे या मुझे ईमेल करोगे कि सर आपके और मेरे बीच ये बात हुई थी, आपने ये चीज मेंशन नहीं करी है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करके दोबारा भेजो नया बना के। तो दोबारा से वो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजेगा, और पढ़ने के बाद, चेक करने के बाद ही आपको उसे साइन करना है। ये इम्पोर्टर का काम रहता है एलसी बनाना? नहीं नहीं, एलसी बनाना एक्सपोर्टर का काम नहीं, एलसी बनाना नहीं इंपोर्टर का होता है। इम्पोर्टर, इम्पोर्टर का, हाँ, इंपोर्टर का, आपके बायर का, वो आपको, बायर का। हाँ। अगर कंफ्यूजन हो रहा है एलसी में, तो आप सिंपल सी एक टर्म याद करो कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट वो आप, नहीं बोल रहा। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप तक पहुंचेगा आपके बायर के थ्रू। तो ये दो साइड हैं। पहली साइड तो हमने सिंपल वे में समझा कि एज ए गारंटी मिल गई, पेमेंट आ गई, और आपने माल भेज दिया। माल जैसे ही आपने अपने इंडियन पोर्ट पर चढ़ाया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में जमा कराए, आपके बैंक ने
डॉक्यूमेंट्स आपके बायर के बैंक को, सिटी बैंक को भेजे और सिटी बैंक ने आपकी पेमेंट आपके बैंक को भेज दी और सिटी बैंक ने उसके बाद आपके बायर को डॉक्यूमेंट दे दिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी नए लोग हैं, एलसी पेमेंट टर्म में गारंटी सबने बहुत सुना है, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन ये होती है कि एलसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको किन किन क्लॉजेस का, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो अलग अलग तरह के पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें मैं आपको दिखाता हूं। नंबर 1, इररेवोकेबल। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में? इररेवोकेबल एलसी क्या होती है? जो तो ना कैंसिल हो सकती है ना मॉडिफाई हो सकती है। मतलब एक बार अगर एलसी खुल गई तो बीच में बायर उसको कैंसिल नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? मान लो बायर ने आपसे 2 महीने का टाइम मांगा और 10 लाख का माल आपसे उसने लेना है। आपने माल की प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, माल बनाना शुरू कर दिया, 3-4 लाख का माल आपका रेडी हो गया, लेकिन इन बिटवीन अगर उसने कैंसिल कर दिया कि मुझे आपसे माल नहीं चाहिए, मेरी नीयत खराब हो गई, मुझे आपसे सस्ता कोई और दे रहा है, तो आपका तो 3 लाख का माल का नुकसान हो गया ना, क्योंकि आप ऑलरेडी बना चुके हो 10 लाख के माल में से। तो अगर इररेवोकेबल क्लॉज डला होगा, इररेवोकेबल का पॉइंट डला होगा, तो वो पीछे हट नहीं सकता। ना तो वो एलसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ना वो चेंज कर सकता है, ना वो मॉडिफाई कर सकता है। सेम अगर रेवोकेबल उस एलसी या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको छूट दे रहे हो कि आप बीच में एलसी को कैंसिल कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, या चेंज कर सकते हो, या मॉडिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है उस कॉन्ट्रैक्ट में इररेवोकेबल जरूर लिखा हो, जिससे कि आपकी सेफ्टी हो जाएगी। बायर पलट नहीं सकता या अपनी कोई भी चेंजेस अपने तरीके से नहीं कर सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। सिमिलरली तीसरी तरह की एलसी, जिसको यूजान्स एलसी कहा जाता है। यूजान्स एलसी का मतलब क्रेडिट एलसी। मतलब क्रेडिट एलसी का मतलब ये है कि वैसे तो एलसी में टाइम लिखा होता है कि आप कितने दिनों में पेमेंट कर दोगे, जैसे कि 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। अब वो आपसे क्रेडिट मांग रहा है यूजान्स एलसी में कि पीरियड मेंशन करा रहा है। हो सकता है वो पीरियड 2 महीने का हो सकता है वो 4 महीने का हो, और मैक्सिमम हो सकता है वो 180 डेज का हो, जैसे हमने ऊपर अभी समझा। तो यूजान्स एलसी भी आपको क्रॉस चेक कर लेना है। उसके आगे टाइम लिमिट लिखी होगी कि बायर कितने टाइम लिमिट तक आपसे टाइम मांग रहा है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो आपको अगर सूट करे तो ही आप उसको क्रेडिट देना, अदरवाइज उसको आप क्रेडिट मत देना। आप बस ये कहना कि भाई मैं मैक्सिमम आपको 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम दे सकता हूँ, या हद मार के 15-20 दिन का, मैं आपको 3-4 महीने का टाइम नहीं दूंगा। सिमिलरली साइट एलसी सबसे बेहतर एलसी कहा जाता है, इसको सबसे अच्छी एलसी कहा जाता है। साइट एलसी का क्लॉज में क्या होता है कि इमीडिएट पेमेंट आफ्टर 3 डेज, मतलब मैक्सिमम 3 दिन के अंदर का टाइम रहता है। जैसे ही आपने माल चढ़ाया इंडियन पोर्ट पे, आपने डॉक्यूमेंट रिसीव करे, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपने रिसीव करे, वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आपने बैंक में अपने जमा करा दिए ना, तो बैंक 3 दिन के अंदर ही आपकी पेमेंट आपको दे देगा, चाहे माल उस कंट्री में पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब वो माल 20 दिन बाद पहुंचे, 1 महीने बाद पहुंचे, आपकी कोई सिरदर्दी नहीं है, आपको तो 3 दिन में ही पेमेंट आ गई, तो आपकी डील वहीं मैच्योर हो गई। तो अपने आप वो पोर्ट अथॉरिटी देखती रहेगी आपका माल पहुंचा या नहीं पहुंचा, अपने आप ही आपका बायर देखता रहेगा कि 20 दिन 25 दिन बाद जब मेरे पास माल आ रहा है, तब वो अपने आप ही उसको रिसीव करता रहेगा। तो आपकी साइड से मेन तो देखो बिजनेस में क्या होता है कि आपने माल बेचा और आपकी टाइम से पेमेंट आ जाए। सक्सेसफुल बिजनेस तो यही होता है ना। आज की डेट में इंडिया में आप देख रहे हो कि बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है
कि माल ले तो हर कोई लेता है, लेकिन पेमेंट देने की जब बारी आती है तो 50 चक्कर कटवाते हैं, और बिना उधारी के हिंदुस्तान में लोग काम करते ही नहीं है। तो पेमेंट अगर टाइम से मिल जाए, उससे बढ़िया बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी भी बिजनेस के लिए। तो अगर साइट एलसी का क्लॉज मेंशन आपने करवा रखा है, तो आपका बैंक आपको 3 दिन के अंदर पेमेंट दे देगा। लास्ट में आता है रिवॉल्विंग एलसी। अब रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है कि मान लो कि, अगेन मैं अपने एग्जांपल देता हूं कि मैंने आपसे 1 करोड़ का माल लेना है, ठीक है, और आप कपड़ा बनाते हो, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर, स्वेटशर्ट, स्वेटर, जैकेट, इस तरह के कपड़े। अब आप भी जानते हो कि कपड़े के काम में सीजनल काम ज्यादा चलता है। भाई गर्मियों का सीजन आ रहा है तो गर्मियों के कपड़े आएंगे, सर्दियों का सीजन आ रहा है तो सर्दियों के कपड़े होंगे। अब मैं आपको क्या करता हूं कि मैं आपको कहता हूं कि मैं 1 करोड़ की एलसी खुलवा देता हूं, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं आपसे हर 3 महीने में 1 कंटेनर लूंगा। आप माल बनाओ, 3 महीने बाद मुझे कंटेनर भेजो, और पार्टली पेमेंट मैं आपको देता चला जाऊंगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लो 1 करोड़ का टोटल आपसे मैंने माल लेना है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे 4 शिपमेंट में माल चाहिए, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख और 25 लाख, मतलब 4 कंटेनर में माल चाहिए। पहला कंटेनर 25 लाख का है, तो जैसे ही आप मुझे 3 महीने में पहला कंटेनर भेजोगे, तो आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। मान के चलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल, मई, जून, जून में आपने, जून एंड में आपने माल डिलीवर करा, तो जून में आपको पहले क्वार्टर की पेमेंट आ गई। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के एंड तक आपने माल भेजा, तो दूसरे क्वार्टर की यानी दूसरे कंटेनर की आपको 25 लाख पेमेंट आ गई। इसी तरह हर 3 महीने में ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप ये सोचोगे कि सर ऐसा बायर कर क्यों रहा है, वो सीधा ही डायरेक्ट डील क्यों नहीं कर लेता, वो रिवॉल्विंग एलसी क्यों करवा रहा है। ऐसा भी तो कर सकता है ना कि वो मुझसे माल खरीदे, 25 लाख लेता चला जाए, तो वो 1 करोड़ अपने पहले से ही डिपॉजिट क्यों करा रहा है बैंक के पास। उसका रीजन ये है कि बायर की कंट्री में अगर वो एलसी खुलवाने जाता है, तो बैंक जो है एलसी खुलवाने के उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसेस करने के $300 से $500 लेता है फीस। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अब जैसे आप इंडिया में देखते हो, एसबीआई बैंक के रेट सस्ते हैं, एचडीएफसी के महंगे हैं, क्योंकि एचडीएफसी का ब्रांड है, एचडीएफसी की सर्विसेज है। तो $300 से $500 एक एलसी कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसेस करने के लिए बाहर के बैंक्स आपके इंपोर्टर यानी आपके बायर से लेते हैं। अब अगर वो बार बार हर 3 महीने बाद, जब उसको पता है उसने आप ही से माल लेना है, तो बार बार $300-500 साल में उसको 3 बार और देने पड़ेंगे। एक बार तो देने ही देने हैं, तो हर 3 महीने में उसको बार बार देने पड़ेंगे। अगर हम मान के चले कि वो बैंक $500 हर 3 महीने में ले रहा है, तो 4 बार साल में उसको ये फीस देनी पड़ रही है, जो कि टोटल हो गए $2000। हर 3 महीने में $500 वो दे रहा है, तो अपने वो $1500 बचाने के लिए, क्योंकि पहली बार तो फीस देनी पड़ेगी, तो अपने वो $1500 इसमें से $500 लेस कर दो, जो वन टाइम आपको देनी ही पड़ेगी, सॉरी आपके बायर को देनी पड़ेगी। तो $1500 के लिए वो ऐसा कर रहा है। $1500 आज की डेट में अगर हम 75 रुपए से डॉलर कैलकुलेट करें, तो मान के चलते हैं कि $1000 हो गए 75,000, और तकरीबन तकरीबन 37-38 हजार हो गए $500। तो 75 और 37, तो 1,12,000 के करीब वो अपनी कॉस्ट बचा रहा है, वो अपना खर्चा बचा रहा है। हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर डॉलर का रेट हम 75 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें, अगर आप इंटरनेट पे भी देखना चाहो तो डॉलर का करंट रेट देख सकते हो, तो वो अपनी ये फीस बचाना चाह रहा है। तो इसलिए वो उस एलसी कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉल्विंग एलसी करवा के देगा।
तो रिवॉल्विंग एलसी लॉन्ग टर्म डीलिंग के लिए होती है। यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट पेमेंट टर्म्स में? ये जब भी एलसी मतलब अपन प्रोसीड करेंगे अपने बैंक से भी अपने को कोई चार्जेस लगेंगे? नहीं, आपके बैंक से आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। ज्यादातर जो है आपके बैंक वाले चार्जेस नहीं लेते, अगर चार्जेस लेते भी हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, हार्डली 500 से 1000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। ओके। हाँ, अब एक और चीज आती है, वो चीज ये है कि मान लो आपके पास एलसी का कॉन्ट्रैक्ट आया, बहुत सारे लोग उसमें देखते हैं कि इंग्लिश में बहुत लिखा होता है, टेक्निकल टर्म्स यूज करी होती हैं, तो हर टर्म जरूरी थोड़ा ना आपको समझ में आए। तो उस केस में क्या करोगे? हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं किससे चेक कराऊं? तो एलसी कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपको मिले तो आपके पास दो ऑप्शन है, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, या तो अपने आप बैंक मैनेजर से चेक कराओ जहां पे आपका करंट अकाउंट है, भैया आप मुझे एलसी का कॉन्ट्रैक्ट चेक करके दो और इसमें क्या फायदे और क्या नुकसान है, यानी कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, कि मुझे इसको साइन करने के बाद कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर कोई चीज मैं नहीं समझ पा रहा तो आप मुझे बता दो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आपका बैंक मैनेजर आपको पूरा उसको चेक करके वेरीफाई करके आपको बता देगा। अगर तो कोई गलती होगी तो आपको बता देगा कि ये वाली चीज करेक्ट करा लो, ये वाली चीज ठीक करा लो। तो अगेन फिर आप अपने बायर को बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट दोबारा भेजो, ये चीजें ठीक करके भेजो। अब मान लो कि बैंक मैनेजर अवेलेबल नहीं है, तो आप किससे करा सकते हो? सेकंड, आप किसी कंसल्टेंसी से करा सकते हो। कंसल्टेंट हो गया, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई जो इंटरनेशनल बिजनेस में डील करती हैं। आप जस्ट डायल पर डालोगे और आप कहोगे लीगल कंसल्टेंट्स, लीगल बिजनेस कंसल्टेंट्स इन नियर मी, या इन महाराष्ट्र या दिल्ली या जहां पे भी आप रह रहे हो, तो आपको देखना बहुत सारे कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो नॉर्मली गूगल पे सर्च कर लो लीगल कंसल्टेंट्स नियर मी, आप ये वाला कीवर्ड डाल सकते हो, लीगल बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट्स नियर मी। तो आपको फर्स्ट पेज पे ही आप देखना बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप 3-4 बेस्ट ऑप्शन निकाल लो, उनसे बात करो जो आपके पास पड़ रहा है, और उनसे चार्जेस पूछ लो कितने लेंगे। तो यूजुअली जो लीगल कंसल्टेंट्स है वो एक एलसी कॉन्ट्रैक्ट करने के, अगर आपको डाउट है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसको ढंग से पढ़ सकूंगा या उसको ढंग से चेक या वेरीफाई कर सकूंगा, तो वो आपसे हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 से 1000 रुपए लेते हैं। तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी अगर एरर होगा, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होगी, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको मार्क करके दे देंगे और आपको वो पॉइंट्स बना के दे देंगे कि ये चीजें आप ठीक कराओ, ये आपके लिए सेफ नहीं है। तो एक ये भी तरीका है सेफली काम करने का। कस्टम हाउस एजेंट नहीं करेंगे? कस्टम हाउस एजेंट भी कर सकता है अगर उसको इतनी नॉलेज है एलसी की, तो क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसको सारी नॉलेज हो। ओके। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि उसको किस लेवल तक की नॉलेज है और उनको किस लेवल तक का एक्सपीरियंस है। ज्यादातर कस्टम एजेंट जो होते हैं उनको क्लियरेंस का, कस्टम ड्यूटीज का, टैक्सेस का, पोर्ट के अंदर जो काम होता है उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। ये बैंकिंग रिलेटेड वर्क है, ओके। अलग अलग फील्ड हो गई ना। राइट राइट राइट। तो ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपके पास पेमेंट का अगर ऑप्शन आता है किसी भी बायर से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस में काम करना है, यानी कि दो ही पेमेंट टर्म्स में। नंबर 1 ईटी, जो कि बहुत ही बेस्ट है अगर एडवांस पेमेंट आ जाए, और एलसी।
और एलसी में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। भूल के भी डीपी में मत करना और उधारी में मत करना, क्योंकि देखो इंडिया में कोई उधारी लेके भागेगा तो आप कहीं ना कहीं पकड़ लोगे उसको, उसके घर पे जाके या उसके स्टेट पे जाके। लेकिन अगर मैं कहूँ फॉरेन बायर को आपने उधारी दी, कोई कनाडा में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो कब आपकी टिकट बुक होगी, कब आपका वीजा लगेगा, और उसकी कंट्री में आप जा रहे हो, वो वहां पे है या नहीं है, आपको क्या पता कितने लाखों रुपए की टिकट है आज की डेट में। अगर मैं कहूँ तो इतना तो प्रॉफिट बचा नहीं जितना में तो आपने उसको पकड़ने में पैसा वेस्ट कर दिया। और कोई गारंटी नहीं है कि उस कंट्री में जाके जो उसने एड्रेस दिया वो एड्रेस वही हो, ढूंढते थोड़ा ना फिरोगे वहां पे जाके। और आपको ये भी नहीं करना है जो कि बहुत बार होता है। क्या होता है कि बायर है ना, पहली एक दो डीले, अप्रोक्स 2 डील्स के बाद आपको कहता है अब तो हमारी जान पहचान हो गई है, अब तो हमारा टर्म्स कंडीशंस अच्छे हो गए हैं, अब टीटीएलसी की जगह आप मुझे तीसरी जो डील है डीपी में कर लो। आप सोचते हो वो पहले आपका कॉन्फिडेंस भी जीतता है पहली 2 डीलों में, तो आपको लगता है हाँ कोई बुराई नहीं है। अब अगर मैं मान के चलूं कि पहली 2 डील्स में आपने ट्रांजैक्शन करी 20 लाख की, और 20 लाख में आपने प्रॉफिट कमाया, अप्रोक्स हम मान के चलते हैं 30% भी अगर एवरेज लेके चले तो 6 लाख रुपए आपने कमाया। अब तीसरी जो डील होगी ना, अब आपको कॉन्फिडेंस तो वो जीत चुका है, वो जानबूझ के इतना बड़ा ऑर्डर दे देगा आपको, 70-75 लाख का ऑर्डर दे देगा। आपको लगेगा हाँ हाँ कोई नहीं, पहली 2 डीले में तो मैं पैसा कमा चुका हूँ, प्रॉफिट आ चुका है। अब 75 लाख उसने अगर आपने उसको उधारी में दे दिए, डीपी में दे दिए, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस जीत चुका है पहली 2 डीलों में, अब चांसेस आर वेरी हाई कि वो 99% भाग सकता है। तो आपने कमाया कितना, 6 लाख, भागा जब वो 75 लाख। अगर मैं कहूँ इसमें आपका 30% भी मार्जिन है, 30%, 75 लाख का 30% कितना होता है, कैलकुलेट करो। रुको मैं करके आपको बताता हूँ। 22,50,000। तो 22,50,000 चलो तो आपका मार्जिन था, लेकिन अगर मैं कहूँ 75, तकरीबन 52,50,000 का आपको फ्रॉड कर गया। चलो मार्जिन मनी हटा भी दो, तो 52,50,000 आपको फ्रॉड कर गया, और आपने अब इन 2 ट्रांजेक्शन्स में उससे कमाया कितना था, 6 लाख। अब 6 लाख लेस कर दो, नेट में 46,500,000 का आपको फ्रॉड करके चला गया टोटल 3 डीलों में। अब ये 6.5 लाख से भी ज्यादा का आप मान के चलो कि लॉस, क्योंकि इतने आपने मेहनत करी, इतना टाइम लगाया, ब्याज भी तो लगेगा, मेहनत भी तो लगती है, फंडिंग भी तो लगी है ना आपकी, उसका भी तो ब्याज लगेगा ना। तो मान के चलते हैं कि 4-5 लाख आपका वो इंटरेस्ट, मेहनत और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो राउंड फिगर अगर मैं मान के चलूं 50 लाख का आपको वो चूना लगा के चला गया। क्योंकि इंडियंस और एशियंस के साथ वो यही करते हैं, क्योंकि उनको पता है वेस्ट कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज है वो रातों रात अमीर बनने के सपने देखती है। तो आपके सपने और आपके ड्रीम्स और आपके डिजायर को ऐसे कंट्रोल करके आपको बेवकूफ बनाते हैं। आज की डेट में हर बंदा ओवरनाइट रईस बनना चाहता है, हर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, तभी इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं बाजार में। क्योंकि 4 मीठी मीठी बातें करो कि ये हो जाएगा, आप यहाँ पैसा लगाओ, ये करो वो करो, तो 100 में से 70 बंदे तो कहते हैं ना, उनकी बातों या उनके झांसे में आ ही जाते हैं कि हाँ यार ट्राई करने में क्या जाता है, करके देख लेते हैं ना। तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बाद में बहुत बड़ी बन जाती हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ 50 लाख का आपको वो चूना लगा गया, अगले 50 लाख की क्या गारंटी है आपको कितने टाइम में आएगा, कितने सालों में आएगा, कितने महीनों में आएगा।
और कितना फंड लगाना पड़ेगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस 50 लाख को दोबारा कमाने के लिए। तो आपका मोराल डाउन हो जाएगा, आपका मन टूट जाएगा। उसका नुकसान ये होगा कि एक बार इंसान का मन टूट जाता है और मोराल डाउन हो जाता है ना, बहुत टाइम लग जाता है उसको खड़ा करने में दोबारा। हमारा माइंड कहने को तो बहुत पावरफुल है, लेकिन कुछ ज़िंदगी में ऐसे हादसे और ऐसे झटके लगते हैं, जिनसे अच्छे-अच्छों का मोरल डाउन हो जाते हैं। माइंड डिमोटिवेट हो जाता है। आपके मन में शायद ये भी हो सकता है कि यार मैंने इतना घाटा कर दिया, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। चाहे आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, चाहे आप लाखों में एक बिज़नेसमैन हो, लेकिन ये चीज़ आपके माइंड में जन्म ले लेगी। तो हमने इसलिए कच्चे लालच में नहीं फँसना है। हमारी दिल्ली में लैंग्वेज में बोला जाता है कि कभी भी कच्चे लालच में मत फँसो। थोड़ा लिमिटेड या थोड़ा टाइम टेकिंग होने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवरनाइट रईस बनने के चक्कर में आप कितने आने वाले साल अपने खराब कर रहे हो, वो आपको नहीं पता। तो एज़ ए मेंटर मैं आपको यही सलाह दूँगा कि लाइफ में चाहे आप इंटरनेशनल बिज़नेस करो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का या आप डोमेस्टिक बिज़नेस करो, कभी कच्चे लालच में मत फँसना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें?